बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम देखेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की जो उनकी सेकंड बुक है राजनीतिक सिद्धांत अर्थात पॉलिटिकल थ्योरी। तो उसका ये बच्चों चैप्टर नंबर सेकंड है जिसका नाम है स्वतंत्रता, इंग्लिश में कहें तो फ्रीडम। ठीक है, और ये पार्ट 1 है बच्चों। टोटल आपके 3 पार्ट्स बनाए जाएंगे और ये जो है वो आपका पार्ट 1 है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता, तो सबसे पहले तो हम बच्चों स्वतंत्रता के अर्थ के बारे में जानेंगे कि आखिर स्वतंत्रता होती क्या है। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अर्थ जानेंगे। तो बेसिकली आपको क्या लगता है कि स्वतंत्रता जो है वो क्या हो सकता है? हम अगर सामान्य अर्थ में कहें तो स्वतंत्रता क्या है? आजादी है, यानी कि व्यक्ति जो है वो जो चाहे सो कर सकता है, उसे हर एक चीज की आजादी होनी चाहिए। ये स्वतंत्रता है सामान्य अर्थों में। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पर स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है, अर्थात व्यक्ति पर जो बाहरी प्रतिबंध है वो कुछ भी नहीं होंगे, वो पूर्ण तरीके से जो है व्यक्ति आजाद है। इसे सामान्य अर्थ में ऐसे कह सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव ना हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके तथा स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकता है। अर्थात किसी भी व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं हो एवं वो हर एक निर्णय बिना किसी डर के, बिना किसी भय के ले सके, वही व्यक्ति क्या कहलाएगा? स्वतंत्र व्यक्ति कहलाएगा। ये एक नॉर्मल सी परिभाषा आपको बता रहे हैं। सामान्यतः क्या देखते हैं कि स्वतंत्रता को प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अभाव के रूप में माना जाता है, जो इसे मानव के जो चाहो सो करे के अधिकार का पर्यायवाची समझा जाता है। अर्थात इस लाइन का मतलब ये हो गया है कि पहले तो हमने देख लिया कि सामान्य अर्थ में आजादी होता है, संपूर्ण आजादी, कोई भी प्रतिबंध नहीं। फिर वहीं पे क्या है कि स्वतंत्रता को प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अभाव के रूप में भी माना जाता है। और ये जो व्यक्ति का एक नारा है कि जो चाहो सो करो, उसका पर्यायवाची समझते हैं। व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर संभावना को विकसित करना है। अर्थात जो स्वतंत्रता है उसका अर्थ ये है कि व्यक्ति के अंदर उसकी अभिव्यक्ति की जो योग्यता है और उसकी जो संभावनाएं हैं उनको विकसित करना। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल सी परिभाषा हो गई कि स्वतंत्रता आखिर है क्या। अब देखिए विभिन्न जो दार्शक हैं उनके विचार हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे बच्चों महात्मा गांधी जी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले विचारक मतलब महात्मा गांधी जी ने जो है अपनी पुस्तक जिसका नाम है हिंद स्वराज, ठीक है, इसमें स्वतंत्रता को लेकर कुछ बातें कही गई। वो क्या है? इन्होंने स्वराज, इसके भीतर 2 शब्दों को शामिल किया है। स्व यानी कि स्वयं, राज अर्थात नियम, अर्थात स्वयं का राज, स्वयं के नियम। संवैधानिक और राजनीतिक मांग के रूप में स्वतंत्रता और सामाजिक समूह स्तर पर एक मूल्य के रूप में होता है। अर्थात गांधी जी की इस पुस्तक में यह कहा गया है कि संवैधानिक और राजनीतिक मांग एक रूप में स्वतंत्रता और सामाजिक समूह स्तर पर एक मूल्य के रूप में ये होते हैं। वही महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जब हम खुद पर शासन करना सीखते हैं तो वह स्वराज कहलाता है। अर्थात गांधी जी ने अपनी पुस्तक में ये कहा है कि यदि व्यक्ति स्वयं पर ही राज करना सीख ले तभी वह स्वराज कहलाता है। ठीक है, आगे ये कहते हैं कि स्वराज जो है वो सिर्फ स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि किसी के आत्मसम्मान, खुद की जिम्मेदारी और अमानवीकरण संस्थानों से आत्म प्राप्ति का भी मार्ग है। अर्थात जो स्वतंत्रता है वो सिर्फ ये नहीं है कि आपको जो चाहे सो करने की आजादी है, इसमें एक चीज निहित है कि व्यक्ति के आत्मसम्मान एवं खुद की जो जिम्मेदारियां हैं और अमानवीकरण जो संस्थाएं हैं उनसे अपना मतलब कि मार्ग बनाया जाए। एक और है तिलक। तिलक कहते हैं कि स्वराज जो है मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, और मैं इसे प्राप्त करके ही रहूंगा। तो महात्मा गांधी जी और जो तिलक है इन्होंने स्वराज के ऊपर जो बातें कही हैं और जो विचार हैं इनके, वो आई होप आपको समझ में आए होंगे। फिर आते हैं बच्चों नेता सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेता सुभाष चंद्र बोस ये क्या कहते हैं, इनको जानते हैं। इनका स्वतंत्रता से मतलब ये है सर्वांगीण स्वतंत्रता। अब देखिए यहाँ पे सर्वांगीण स्वतंत्रता का मतलब ये हो गया ऐसी स्वतंत्रता जो व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी हो। अब यहाँ पे देखिए, अर्थात
व्यक्ति के साथ साथ समाज के लिए आजादी, अमीरों के साथ साथ गरीबों के लिए आजादी, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के लिए आजादी, सभी व्यक्तियों और सभी वर्गों के लिए आजादी। अर्थात ये सभी व्यक्ति सभी वर्ग के लिए आजादी चाहते हैं। ठीक है, इनका कहना है स्वतंत्रता न केवल राजनीतिक बंधन से मुक्त बल्कि धन के समान वितरण, जातिवाद को खत्म करने और सामाजिक अपराधों और सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता के विनाश का तात्पर्य है। अर्थात जो स्वतंत्रता है वो बंधन से मुक्ति दिलाती है, धन का समान वितरण करती है, जाति बाधाओं को ये खत्म करती है, सामाजिक अपराधों को खत्म करती है, सांप्रदायिकता को खत्म करती है एवं धार्मिक असहिष्णुता था जो धार्मिक विभेद फैले हुए हैं उनको भी ये खत्म करती है। तो ये बातें किसकी है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो ये कुछ विचारक हो गए। एक कौन से हैं? महात्मा गांधी जी, फिर है तिलक और फिर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब हम बात करते हैं बच्चों आपके जो स्वतंत्रता के दो आदर्श जो हैं आपके चैप्टर में दिए गए हैं उनके बारे में। वो दो आदर्श कौन से हैं उन्हें जानते हैं। तो सबसे पहला आदर्श यानी कि एक तरह से कहानी के लिए जो वो है नेल्सन मंडेला की आत्मकथा, जिसे कहते हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अर्थात स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। अब देखिए ये थी क्या? तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद अर्थात नस्लवाद के साथ व्यक्तिगत संघर्ष, गोरों के शासन की अकेलेपन की नीतियों के लिए अपने लोगों के प्रतिरोध, अपमान, कठिनाइयों और पुलिस की क्रूरताओं के बारे में इसमें वर्णन है। अर्थात नेल्सन मंडेला की जो आत्मकथा है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसमें क्या क्या बताया गया है? दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेद चल रहा था, जो नस्लवाद चल रहा था, ठीक है, उसके साथ साथ इसी दौरान जो व्यक्तिगत संघर्ष हुए हैं, गोरे शासन की अकेलेपन की जो नीतियां अर्थात ऐसी नीतियां जिनमें सिर्फ गोरे लोगों को ही अधिक शक्तियां मिली हुई हो, उनके हित में ही सारी नीतियां बनी हुई हो, ऐसी नीतियों के लिए जो लोगों ने प्रतिरोध किया है उसका इसमें वर्णन मिलता है। किसमें? स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा जो किताब है उसमें। लोगों का जो अपमान हुआ है, उन्होंने जो यातनाएं झेली हैं उसका वर्णन हमें इसमें मिलता है। क्या क्या कठिनाइयां उन्होंने झेली हैं ये देखने को मिलता है। और जो लोग थे वो पुलिस से कितना परेशान थे, अर्थात पुलिस जो थी वो अफ्रीकी लोगों पर किस तरह का अत्याचार कर रही थी, ये सारी चीजें हमें लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की जो किताब है इसमें देखने को मिलती है। एक विशेष बात यह है इस किताब की कि संघर्ष काले और गोरे के साथ साथ श्वेत लोगों के लिए भी था। अर्थात जो संघर्ष था वो सिर्फ काले अर्थात अफ्रीकी लोग ये तो पाना चाहते थे, तो ये अलग लोग हो गए, और था गोरे लोग अर्थात जो उन पे शासन कर रहे थे ये, और साथ ही साथ कुछ श्वेत लोग भी थे। ठीक है, एक तो ये हो गए जो उन पर शासन कर रहे थे और कुछ लोगों ने आना और आरंभ कर दिया था। ठीक है, तो उनका भी ये लोग विरोध कर रहे थे, तो ये विशेष बात है। उसके बाद इनके बारे में कुछ बातें हैं नेल्सन मंडेला जी के बारे में कि दक्षिण अफ्रीका के सभी लोगों की आजादी के लिए बाधाओं को दूर करने एवं अन्याय के खिलाफ, अर्थात देखिए ये जो नस्लवाद रंगभेद की ये जो नीति चल रही थी दक्षिण अफ्रीका में, इससे अपने लोगों की आजादी के लिए, उनकी बाधाओं को दूर करने के लिए एवं अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ये अपने जीवन के 28 वर्ष जेल में गए। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कराने और जेल जाने के लिए अपने पसंदीदा खेल, इन्हें मुक्केबाजी पसंद थी, वो छोड़ दिया। कुछ कपड़े, संगीत सुनना और बजाना ये इन्होंने भी छोड़ दिया। अर्थात किसी व्यक्ति ने अपने देश की जनता के लिए 28 साल जो है वो कहाँ गुजारे हैं? जेल में। ठीक है, कितनी बड़ी बात है, 28 साल जेल में गुजारे हैं और उसने स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने पसंदीदा खेलों तक को भी छोड़ दिया है। इतना प्रेम था उसे अपनी जनता से। तो ये जो है वो नेल्सन मंडेला जी की कहानी है। ठीक है, और उनकी जो किताब है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके बारे में जो विशेषताएं हैं और उनकी जो विशेषताएं हैं आई होप आपको समझ में आई होंगी। एक और है जिसका नाम है आंग सैन सू की। ठीक है, आंग सैन सू की, तो इनके बारे में भी पढ़ते हैं, क्या है देखते हैं। तो देखिए ये जो है म्यांमार में इनको नजरबंद रखा गया था एवं वह अपने बच्चों से अलग हो गई। अर्थात ये जो स्त्री थी इसको कहाँ रखा गया था? म्यांमार के उसके खुद के ही घर में नजरबंद अर्थात कैद कर दिया गया था। नजरबंद मतलब कि उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था और मतलब खाना पीना वगैरह सबको सामने खिलाया जाता था
और घर में ही रहा जाता था, जो भी उन्हें चाहिए बाहर से वो जो उनकी रक्षा कर रहे हैं पुलिस वगैरह वो उन्हें ला के देंगे। तो इस तरह से इन्हें नजरबंद कहते हैं। तो म्यांमार में उन्हें खुद के ही घर में नजरबंद कर दिया गया, अर्थात अब वो अपने बच्चों से भी नहीं मिल सकती थी, ठीक है। और फिर जब उनके पति जो थे वो जो इंग्लैंड में थे, ठीक है, उनके पति कहाँ थे, इंग्लैंड में, यहाँ पे लिखा हुआ है। जब उनके पति को कैंसर के कारण वे मर रहे थे तो इन्हें उनसे मिलने नहीं दिया गया था, क्योंकि जो सैनिक शासक थे उन्हें डर लग रहा था कि यदि वे अपने पति से मिलने इंग्लैंड गई तो उन्हें वापस म्यांमार लाना संभव नहीं होगा, क्योंकि किसी दूसरे देश से वापस किसी दूसरे देश में लाने के लिए अगर कोई वो अपराधी है तो उसके लिए आपको वहां की जो एम्बेसी होती है दूसरे देश की जहां से आप अपराधी को लेके आ रहे हैं उसकी आपको परमिशन लेनी पड़ती है। इसीलिए इनको ये डर था कि अगर ये एक बार इंग्लैंड चली गई तो इनको म्यांमार अर्थात भारत जो है वो लाना मुश्किल हो जाएगा। ये इनको डर सता रहा था सैनिक लोगों को। इनकी पुस्तक है जिसका नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर अर्थात भय से मुक्ति। ये कहती हैं कि मेरे लिए असली आजादी डर से स्वतंत्रता है। जब तक कि आप डर से मुक्त नहीं रह सकते आप एक प्रतिष्ठित मानव जीवन नहीं जी सकते। अर्थात इनके अनुसार जो आजादी है वो डर से आजादी है, अर्थात डर से स्वतंत्रता। जब तक कि आप अपने डर से ही मुक्त नहीं होंगे आप एक अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। तो ये दो आदर्श हो गए, ठीक है, जो कि आपकी किताब में दिए हुए हैं। पहला कौन सा हो गया, स्वतंत्रता के आदर्श में नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता की लंबी यात्रा। फिर है आंग सैन सू की जो किताब है फ्रीडम फ्रॉम फियर अर्थात भय से मुक्ति। आगे जो है बच्चों हमने स्वतंत्रता तो देख ली कि आखिर स्वतंत्रता होती क्या है। अब हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता जो है उस पर प्रतिबंध के स्रोत जो है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहला आता है बाहरी नियंत्रण। बाहरी नियंत्रण अर्थात मान लीजिए कोई व्यक्ति कार्य करता है, ठीक है, उसका किसी दूसरे पर मतलब कि गलत प्रभाव पड़ रहा है तो वो व्यक्ति जो है वो बाहरी नियंत्रण के द्वारा इस पे क्या कर सकता है, प्रतिबंध लगा सकता है। बाहरी नियंत्रण का स्रोत जो है वो कुछ भी हो सकता है, जैसे बलपूर्वक भी हो सकता है, सरकारी कानून के द्वारा भी हो सकता है और सरकार भी इस पे लगा सकती है। मतलब बहुत सारे होते हैं बाहरी नियंत्रण के अंतर्गत। और फिर उसी में एक सब डिवीजन हो जाता है कि आप बलपूर्वक अर्थात आपके अंदर यदि क्षमता है उस व्यक्ति को बलपूर्वक समझाने की तो आप समझा सकते हैं। सरकारी कानून के द्वारा भी समझाया जा सकता है। सामाजिक तथा आर्थिक असमानता के द्वारा भी, अर्थात मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है, ठीक है, और वो कुछ गलत कार्य करता है तो यहाँ पे जो है वो अमीर जो व्यक्ति रहेगा वो क्या करेगा, इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो सामाजिक तथा आर्थिक असमानता के आधार पर भी जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। फिर है जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की व्यवस्था या सामाजिक असमानता जाति प्रथा भी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध हो सकता था। अर्थात जो दक्षिण अफ्रीका थी वहां पे रंग भेद की नीति चल रही थी तो यहाँ पर जो है वो सामाजिक असमानता किस पर थी, जाति प्रथा पर आधारित थी। तो यहाँ पर जो लोग थे उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं हो सकता था लेकिन फिर भी लगाया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रंग भेद की नीति थी इसलिए, ठीक है, जो कि गलत था। तो प्रतिबंध के स्रोत जो है वो कुछ इस तरह से आपको समझ में आए होंगे। ये है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के स्रोत। अब है कि आखिर हमें इन प्रतिबंधों की जो आवश्यकता है वो क्यों है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर हम प्रतिबंध लगाते हैं तो भाई हमें क्या जरूरी है, हम क्यों लगाएंगे, ठीक है, ऐसी क्या आवश्यकताएं हैं। तो प्रतिबंध की आवश्यकता है। सबसे पहला हमारा जो समाज है वो मुक्त है एवं सभी व्यक्ति को अपने विचारों को और एवं अपने अवसर को विकसित करने की, कौशल को विकसित करने की स्वतंत्रता उन्हें है। तो वहीं मुक्त समाज में अपने विचारों को बनाए रखने व जीवन जीने के अपने तरीके विकसित करने के लिए हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता है। अगला पॉइंट, दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति हो, अर्थात दूसरे व्यक्ति के जो अधिकार है उनका हनन ना हो और वो भी अपने अधिकारों का पूर्णतः उपयोग कर सके। इसलिए दूसरे व्यक्ति जब उसका कार्य करता है, मतलब खुद का जो कार्य करता है उसे दूसरे की हानि होती तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फिर है टकराव की स्थिति को रोकना, अर्थात जब दो व्यक्ति जो है वो अपने अधिकारों को लेकर आपस में टकराव की स्थिति पे आ जाते हैं, अर्थात जब लड़ाई दंगा वगैरह होने वाला होता है तो ऐसे में किसी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा देंगे तो सिंपल सी बात है जो लड़ाई है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। आगे है कि सीमित संसाधनों
के उचित बंटवारे के लिए। अर्थात हमें पता है कि समाज में मान लीजिए ये 2 बंदे हैं, ठीक है, समाज में ये 10 बंदे मान लीजिए, ठीक है, ये 10 बंदे हैं और संसाधन है हमारे पास किसी चीज के बांटने के लिए 2 है। तो हम इन 2 को कैसे बांटेंगे कि 5 जो है वो इस एक ग्रुप में दे देंगे और 5 जो है वो इस एक ग्रुप में दे देंगे। तो जो सीमित संसाधन है उसका उचित बंटवारा आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। और यदि इनमें से 5 में से कोई कहता है कि नहीं हमें एक नहीं दोनों चाहिए, तो ऐसे में क्या है कि इन 5 की जो स्वतंत्रता है उस पर आप प्रतिबंध लगा सकते हैं, क्योंकि जो न्यायपूर्ण बंटवारा है वो भी इसका हिस्सा है स्वतंत्रता का, इसलिए जो प्रतिबंध है हमें उनकी आवश्यकता पड़ती है। अगला है सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य हेतु, अर्थात समाज में कोई कल्याण का कार्य करना है, मान लीजिए राशन वगैरह बांटना है, ठीक है, और बुजुर्ग महिलाओं को पुरुषों को यदि शिक्षित करना है, तो ऐसे में कुछ लोग जो है वो क्या करते हैं कि इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो उनको रोकने के लिए एवं सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य हेतु प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फिर है असहमति, अर्थात खुले संघर्ष के रूप में दिखाई दे सकती है। लड़ाई के दौरान तैयार चालन करते समय सड़क पे क्रोध निकालना, पार्किंग, जमीन आदि लड़ने से रोकने के लिए। अर्थात जो प्रतिबंध है हमें उसकी आवश्यकता कई तरीकों से दिखाई देती है। एक तो है कि असहमति खुले संघर्ष के रूप में, अर्थात जब कोई व्यक्ति लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है तो उसको रोकने के लिए। चालान करते समय सड़क पे यदि कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो उसको रोकने के लिए। यदि कोई व्यक्ति अवैध पार्किंग करता है तो उसको रोकने के लिए। जमीन आदि से जो विवाद होते हैं उससे जब मतलब लड़ाई का जैसा कोई माहौल बन जाता है तो उस दौरान किसी की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। फिर है हिंसा और विवादों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, अर्थात हिंसा और जो विवाद है, हिंसा किससे होती है? हिंसा किसी से भी हो सकती है, किसी आंदोलन से हो सकती है, धर्म से हो सकती है, जाति से हो सकती है, ठीक है, किसी कानून को लेकर हो सकती है। तो ऐसी हिंसा और विवादों को नियंत्रित एवं रोकने के लिए जो स्वतंत्रता होती है व्यक्ति की, उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गए स्वतंत्रता के प्रतिबंधों के स्रोत और इसकी आवश्यकता। बच्चों, इस वीडियो के पार्ट का जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि आपको संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। अभी अनुच्छेद 19 से 22 में क्या क्या बातें बताई गई हैं एक बार उसे देख लेते हैं। तकरीबन 2 मिनट लगेगा, आपको इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद जो 19 है, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, अनुच्छेद जो 19 है इसमें नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक है। सबसे पहली है, देखिए, सबसे पहली है भाषण और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरी है अनुच्छेद 19B के तहत शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के नागरिक सम्मेलन करने एवं जुलूस निकालने का अधिकार। तीसरा है 19C भारतीय नागरिकों को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है देश के किसी भी क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने की स्वतंत्रता। फिर 5वां है देश के किसी भी क्षेत्र में स्थायी निवास की स्वतंत्रता। और फिर लास्ट है किसी भी व्यापार को करने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर जो है बच्चों वो ये बताया जा रहा है कि नागरिक को ये कुल 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं वो दी गई हैं अनुच्छेद 19 के तहत, ठीक है। तो ये स्वतंत्रता के अधिकार का जो पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 19, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। अनुच्छेद 20 की बात करें तो अनुच्छेद 20 में जो है वो ये बताया गया है कि अपराधों के लिए, अनुच्छेद 20 है, अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अर्थात देखिए, किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका अपराध सिद्ध न हो जाए। अर्थात जब तक उसका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, उसने क्या अपराध किया है, तब तक उस व्यक्ति को आप अपराधी नहीं कह सकते हैं। किसी व्यक्ति को उसके अपराध के अनुसार ही दंड दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए उसने अगर 10 रुपए की चोरी की है तो आप उसे फांसी की सजा सुना देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उसने करोड़ों की चोरी की है या बैंक रॉबरी की है तो आप फांसी की सजा बेशक सुना सकते हैं। लेकिन वहीं 10 रुपए की चोरी की है तो इसके लिए आपको फांसी की सजा सुनाना जो है, फांसी की सजा सुनाना जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मूल्य है वो काफी कम है और इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा उसके 1 दिन के लिए जो है
उसे जेल में रख सकते हैं 1 दिन के लिए, ताकि उसका दिमाग ठिकाने आ जाए और वो चोरी करना बंद कर देगा। आपने देखा होगा, अब मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह कहीं पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे, तो आपका पॉकेट मार लेते हैं। तो यदि वो आप चोर पकड़ लेते हो तो क्या करते हैं उसके साथ? 2-4 थप्पड़ मारते हैं, बस फिर वो चला जाता है। वहीं आप ऐसा तो नहीं कर सकते उसके साथ कि नहीं भाई मुझे तो इस बंदे को फांसी दिलवानी है, मैं केस करूंगा। अगर आप उसको केस कर भी दोगे तो फालतू में ही आपका टाइम खराब होगा, अदालत उसे 2-4 महीने की सजा देके छोड़ देगी। तो यही कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को उसके अपराध के अनुसार दंड ही दिया जाएगा। फिर है, यदि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और वो स्वीकार भी हो गया है, तो क्या होता है कि उसे 1 से अधिक बार, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बैंक रॉबरी की है, ठीक है, तो बैंक रॉबरी की है तो उसे मान लीजिए 1 साल की सजा सुना दी गई है। अब 1 साल के बाद आप सेम जो उसने अपराध किया है, उस अपराध के लिए 1 बार से अधिक उसको दंड नहीं दे सकते हो, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, अर्थात कोई भी व्यक्ति स्वयं अपराध कबूल करे, इसके लिए उसको कोई भी व्यक्ति जो है उस पर दबाव नहीं डालेगा। आगे है अनुच्छेद 21, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और शरीर की स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, अर्थात व्यक्ति के जीवन जीने के जो अधिकार है उससे बाधित नहीं किया जाएगा। एक संशोधन हुआ था जिसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 22 है, सबसे लास्ट है, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि अनुच्छेद 22 में किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हो, और यदि आपने गिरफ्तार कर भी लिया है तो गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अपने जिले का जो मजिस्ट्रेट होता है उसके सामने उसे पेश करना होता है। तो ये था आपका अनुच्छेद नंबर 22, ठीक है। तो आज हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है बच्चों, एक बार उसे दोबारा से समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले जो है वो जो हमने देखा कि स्वतंत्रता का आखिर अर्थ क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा स्वतंत्रता के प्रति विचार, जिसमें महात्मा गांधी जी की हिंद स्वराज पुस्तक के बारे में और तिलक जी के बारे में देखा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखा है, स्वतंत्रता के विभिन्न आदर्श है जिसमें नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता की लंबी यात्रा, इसके बारे में जाना है। फिर देखा हमने आंग सैन सू की जो किताब है फ्रीडम फ्रॉम फियर अर्थात भय से मुक्ति के बारे में। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध के क्या स्रोत होते हैं ये हमने जाना। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की आखिर हमें आवश्यकता क्यों है, प्रतिबंध कैसे लगाए जा सकते हैं ये हमने देखा। और फिर हमने भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार जिसमें स्वतंत्रता के अधिकार को देखा। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, अनुच्छेद 20 में अपराध से संबंधित स्वतंत्रताएं हैं, अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार है, अनुच्छेद 22 गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में अधिकार है। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा जो ये वीडियो है वो यहाँ पे खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।